हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम पॉलिटी के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे दिया हुआ है बहुत सारे एक्ट दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे दिया हुआ है कि उस एक्ट में क्या उसकी विशेषता थी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या प्रावधान किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन को लाया गया था। ठीक है, तो एक का हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई थी। फिर लिखा है मार्लियामेंटो सुधार 1909। मार्लियामेंटो सुधार 1909 में लाया गया था, हमारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था मार्लियामेंटो सुधार के द्वारा। ठीक है, फिर है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का अंत हुआ था। याद रखिएगा, सती प्रथा का क्या हुआ था? अंत। फिर है अधिनियम 1858। आप सबको पता होगा कि 1858 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया था ना, 1858 के तहत। तो इसका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे एक बार खुद से मैच कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये लेबर पार्टी की सरकार बनी थी जब भारत में आज़ादी का टाइम चल रहा था तब। फिर है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन बोल रहा है? सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछ रहा है क्या सही नहीं है। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना जो हमारा आया था 1946 में, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि प्रांतीय सामूहिकरण की बात की गई थी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल की बात की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी। ठीक है, और संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या दिया गया था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए और भारत की अपनी एक संविधान बनाई जाए ना, ये बोला गया था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, सही है, लेकिन सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है भारत का जो संविधान है लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका जो शासन है वो चलाया गया था हमारा 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो योजना थी ये माउंटबेटन योजना थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी सुमेलित नहीं है? सबसे पहले मार्लियामेंटो सुधार हमारा 1909 में हुआ था, ये याद रखिएगा, जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, ये 1909 है। ठीक है, फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन की बात कही गई थी, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि 1946 में हमारा हुआ था ना। फिर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में भारत विभाजन की बात नहीं कही गई थी, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये तो भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा हुआ था। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर लिखा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो हमारा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सचिदानंद सिन्हा थे ना, ये भी याद रखिएगा। ये तो हमारा यूपीएससी में 2024 में पूछा भी गया था प्रीलिम्स में। फिर देखिए कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो सचिदानंद सिन्हा ने की थी। जैसे देखिए, मैंने आपको तो ये तो ऊपर ही बता दिया था। फिर है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे हमें पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये थे 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? पूछ रहा है ना, तो कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है? तो ये हमारा लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है वो भारत की उद्देशिका में नहीं है। फिर है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है?
तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर बी। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे चुनाव होता है ना, इसलिए। फिर देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है। भारत संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में क्रम से सजाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि सार्वभौमिक सत्ता संपन्न आता है, ठीक है, फिर उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर जनवादी, फिर गणतंत्र। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि जो भारतीय राज्य होते हैं ना, वो किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है, तो गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो होते हैं वो वंशानुगत रूप से नहीं होते हैं। जैसे कि पहले हमारा चलता था ना कि पहले वंशानुगत रूप से शासन चलता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बट ऐसा नहीं होता। गणतंत्र होता है कि गणतंत्र में क्या होता है, संसदीय पद्धति वाला शासन राज्य या फिर लोकतांत्रिक राज्य और अध्यक्षीय पद्धति के शासन वाला राज्य की जगह चुनाव जहाँ पे हो, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा गणतंत्र राज्य। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले संविधान की उद्देशिका में क्या किया गया था। तो संविधान की जो उद्देशिका है उसमें हमारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता को क्या किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो प्रस्तावना में बोला है कि हम भारत के लोग एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लिखा है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, हम सबको पता है कि ये हमारा थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे से प्राप्त करता है, तो ये प्राप्त करता है भारत की जनता से, ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। फिर भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है, तो भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है कि इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, दैट्स वाई भारत का जो संविधान है वो काफी वृहद है, ठीक है। फिर है भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है, बताइए वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है। ऑप्शंस पे देख लेते हैं एक बार, तो ये संविधान में निहित है, ठीक है। फिर है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो ये हमारा कुछ एकात्मक है और कुछ संघीय। फिर भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, बताइए। बिल्कुल सही, ये हमें प्राप्त हुई है आयरलैंड के संविधान से ना। हमें पता है कि आयरलैंड के संविधान से हमें नीति निर्देशक तत्व प्राप्त हुए और मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा सोवियत संघ से, ठीक है। और हमें पता है मूल अधिकार किससे प्राप्त हुआ है, तो ये हमें यूएसए से प्राप्त हुआ है, ठीक है, अमेरिका से। ये सब तो हमें बहुत रट्टाफिकेशन किया है ना, याद है हमें। देखिए जो मैंने बताया वही है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया, तो अमेरिका हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्लास को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वन डे जो भी आपका वन डे एग्जाम होगा और जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटी के जितने भी, तो वो सब आपको क्या होंगे, एकदम अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। बस आप ये क्लास को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण जो वाक्य है ये हमारा लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। फिर भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। याद रखिएगा कि जर्मनी का वीमर संविधान ये कहता है कि जब भी आपात का टाइम आएगा तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स रहते हैं ना वो मतलब निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। यही जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो ये आधारित है हमारा आयरलैंड पे।
देखिए एक ही क्वेश्चन बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, तो आप अगर बार-बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो क्या होगा वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है? और इस क्लास में आपको अच्छी तरह से सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? फिर है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा आयरिश गणतंत्र। फिर है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है? फिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है जिसमें एक साइड पे भारत के संविधान के लक्षण हैं और लिखा है किस देश से उसको ग्रहण किया गया है। तो आइए देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए लिखा है मूल अधिकार। मूल अधिकार तो सबसे पहली बात, मूल अधिकार जो है ना वो हमें पता है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो ये इसका ये हो जाएगा, ठीक है? ए का 2 तो मतलब हमारा या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा क्योंकि इसी में तो ए का 2 दिया हुआ है। अब देख लेते हैं। फिर है शासन की संसदीय प्रणाली। तो शासन की संसदीय प्रणाली हमें पता है कि यूके से लिया गया है। बी का 1 तो बी का 1 हमारा तो यहीं से आंसर मिल गया हमें। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह का अप्रोच हमें क्या करना है? एग्जाम में भी रखना है। लेकिन बाकी को भी पढ़ लेते हैं। लिखा है आपात उपबंध, तो हमें पता है आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और नीति निर्देशक है तो आयरलैंड से लिया गया है। कितना ईजी क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? फिर देखिए संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। फिर संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो 1 में किसका वर्णन है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। फिर देखिए संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया? तो मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। संविधान के किस भाग में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो भाग 4 क में किया गया है ना, मूल कर्तव्यों का उल्लेख। फिर लिखा है कि भारत के संविधान के भाग 1-5 किसके बारे में बताता है? तो बताइए कि किसके बारे में बताता है? बिल्कुल सही, ये बताता है राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत। सॉरी, ये भाग 1-5 नहीं दिया हुआ है, ये रोमन में लिखा हुआ है। ये भाग 4 है, ठीक है? भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत है और भाग 4 ए जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? मौलिक कर्तव्य हो जाता है। भाग 3 हमारा मूलभूत अधिकार हो जाता है। भाग 2 जो है हमारा नागरिकता हो जाता है, ठीक है? इस तरह से हमको अपनी अप्रोच रखनी है और सारा कुछ याद करना है, ठीक है? कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दे। फिर देखिए कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। वह कौन सी है? तो वह हमारा पहली है, ठीक है? फिर देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णन करता है? तो भारत के जो संविधान है उसकी चौथी अनुसूची कौन सी है? तो उसमें बोला गया ना कि राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है, ठीक है? इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? और अगर बात की संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं जो है वो हमारा तो राजभाषा ये सब जो है वो हमारा अनुसूची 8 में है, ठीक है? और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है, ये तो हमारा इसमें दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है जिसमें एक साइड पे प्रशासनिक उपबंध दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे क्या दिया हुआ है? संबंधित अनुसूची दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण जो है ये हमारा 7वीं अनुसूची में बोला गया है, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए भाषाओं का उल्लेख, इसी में तो हमारा ना है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची अभी बताया था। भूमि सुधार अधिग्रहण 9वीं अनुसूची है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची है। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, डी, ठीक है? सॉरी, फिर हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या है? मैच द कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है एक साइड पे कृत्यकारी और दूसरे साइड पे शपथ एवं प्रतिज्ञान। देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसकी शपथ लेता है? बताइए।
बिल्कुल सही। वे जो है वो शपथ लेते हैं अपने में कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, ठीक है? ए का 3 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के जज। सर्वोच्च न्यायालय के जज बोलते हैं कि संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे, ठीक है? बी का 4 संसद के जो सदस्य होते हैं वो बोलते हैं कि कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और संघ के मंत्री बोलते हैं कि सूचना की जो गोपनीयता है वो बनाए रखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? और ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है? मैंने 2-3 साल से लगातार ये चीज़ देखा है क्वेश्चन पेपर में कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नई जोड़ी अनुसूची नहीं है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। क्योंकि हमें पता है कि जो 8वीं अनुसूची है ना वो हमारे मूल अनुसूची में थी। मूल अनुसूची में मतलब मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी हमारी? 8 अनुसूची थी। तो ये तो नई जोड़ी गई नहीं है, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सब हमारी क्या है? नई जोड़ी गई अनुसूची है। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है ना, जिसमें कि मूल संविधान में हमारा अनुसूची कितने थे? 8 थे, ठीक है? फिर देखिए लिखा है संविधान की 12वीं अनुसूची में, संविधान की 12वीं अनुसूची में जो क्या प्रावधान किया गया है कि नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए हैं संविधान की 12वीं अनुसूची में। और हमें पता है कि 11वीं में हमारा पंचायत से रिलेटेड है प्रावधान, ठीक है? और राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान, राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान ये हमारा हो जाएगा 7th शेड्यूल में हो जाएगा। फिर हमारा है 73वें संशोधन में जोड़ा गया था, ये हमारा जोड़ा गया था पंचायत से संबंधित स्वशासन के अधिकार, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 4थी अनुसूची का सही वर्णन कौन करता है? डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर देखिए एक साइड पे प्रशासनिक उपबंध दिए हुए हैं और दूसरे में संबंधित अनुसूची। जैसे लिखा है ना कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन से शेड्यूल में? तो ये हमारा प्रथम अनुसूची में है। फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते को अनुसूची द्वितीय में बोला गया है। फिर विभिन्न पदों के लिए शपथ और ये सब जो दिलाया जाता है ना वो तृतीय अनुसूची में है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन ये हमारा चतुर्थ अनुसूची में। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम बाकी 49 क्वेश्चन जो शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।